How Hitler came into power. Rise of Nazism. दोस्तों, जर्मनी में हिटलर का पावर में आना एक ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ जर्मनी को प्रभावित किया बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। क्योंकि पावर में आने के बाद हिटलर तेजी से जर्मनी और दुनिया के बाकी देशों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिटलर जैसा इंसान जर्मनी में राजनीतिक सत्ता कैसे हासिल कर लेता है? जर्मन्स क्यों उसके हाथों में पॉलिटिकल पावर दे देते हैं? इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। हिटलर के बारे में बात करने से पहले उस समय के जर्मनी को समझना जरूरी है। तो आइए तत्कालीन जर्मन स्थिति को देखते हैं। जर्मनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन। जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जैसे देशों के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। युद्ध के दौरान वो फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा भी कर लेता है। लेकिन फाइनली नवंबर 1918 में एलाइज जर्मनी और बाकी सेंट्रल पावर्स को हराने में कामयाब रहते हैं। इसी बीच जर्मनी में एक रेवोल्यूशन होता है और यहां के राजा विलियम काइजर थर्ड राजगद्दी त्याग कर जर्मनी से भाग जाते हैं। इस तरह जर्मनी में मोनार्की का एंड होता है। उसके बाद वाइमार नाम की जगह पर नेशनल असेंबली मिलती है और फेडरल स्ट्रक्चर के साथ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करती है। जर्मनी की नई गवर्नमेंट को वाइमार रिपब्लिक कहा जाता है। वॉर खत्म होने के बाद जीतने वाले देश जर्मनी के साथ वेसाई की संधि साइन करते हैं। वेसाई ट्रीटी जर्मन्स के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। वाइमार रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को इसे जबरदस्ती साइन करना पड़ता है। पीस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ काफी खराब व्यवहार भी किया जाता है। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी पर वॉर गिल्ट क्लॉज लगाया जाता है, जिसके अनुसार जर्मनी को $33 बिलियन वॉर रेपरेशंस के तौर पर एलाइड नेशंस को देने होते हैं, क्योंकि इस वॉर और इससे होने वाले नुकसान के लिए पूरी तरह जर्मनी को ही जिम्मेदार माना जाता है। वॉर के बाद पहले से ही जर्मनी की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से इतने भारी पेमेंट का भार उस पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन और खराब होती जाती है। इतना ही नहीं, वेसाई ट्रीटी के द्वारा जर्मनी की आर्मी और नेवी के साइज पर लिमिट भी लगा दी जाती है और एयरफोर्स मेंटेन करने की परमिशन तक नहीं दी जाती। इस तरह वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी पूरी तरह पावरलेस बन गया था। ऐसी सिचुएशन में उसे एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत थी। लेकिन वाइमार रिपब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगातार नाकामयाब हो रही थी। जर्मनी की जनता फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। उनके मन में वेसाई संधि के प्रति नफरत भर गई थी। आगे हम देखेंगे कि कैसे यही नफरत पावर में आने के लिए हिटलर की मदद करती है। फिलहाल हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी की बात करते हैं। हिटलर एंड हिज नाज़ी पार्टी। एडोल्फ हिटलर का जन्म अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। अपनी स्कूल एजुकेशन खत्म करने के बाद 1907 में हिटलर वियना जाता है और वहां एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन को 2 बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ साल तक हिटलर ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है। उसकी आर्थिक हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। फाइनली 1913 में वो जर्मनी शिफ्ट हो जाता है और अगले ही साल यानी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। हिटलर जर्मन आर्मी को ज्वाइन करता है और वॉर में सर्व करने चला जाता है। वॉर खत्म होने के बाद 1919 में हिटलर जर्मन सिटी म्यूनिख पहुंच जाता है और वहां जर्मन वर्कर्स नाम की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है। जल्द ही वो इस पार्टी का लीडर बन जाता है और फरवरी 1920 में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है, जिसे शॉर्ट में नाज़ी पार्टी कहा जाता है। इस तरह म्यूनिख से हिटलर के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि जर्मनी काफी कठिन समय से गुजर रहा था, ऐसे में हिटलर की कमाल की ओरेटरी के दम पर नाज़ी पार्टी तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगती है। इनका समर्थन मुख्यतः कंजर्वेटिव मोनार्किस्ट्स, फ्रस्ट्रेटेड सोल्जर्स, होपलेस वर्कर्स और ट्रबल्ड बिजनेसमैन करते हैं। साथ ही एंटी ज्यूइश, एंटी कम्युनिस्ट और एंटी कैथोलिक माइंडसेट वाले लोगों को भी नाज़ी पार्टी के जरिए अपने सपने पूरे होते नजर आते हैं। हिटलर को लगता है कि उसे लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। इसीलिए 1923 में वो जनरल ल्यूडेनड्रॉफ के साथ मिलकर एक कू प्लान करता है।
जिसे बियर हॉल पुच के नाम से जाना जाता है। एक तरह से वो मुसोलिनी के 1921 के रोम मार्च की नकल करता है, जिसके बाद इटली की सत्ता मुसोलिनी के हाथ में आ गई थी। लेकिन हिटलर को ऐसी कोई सफलता नहीं मिलती। ये कू 23 नवंबर 1923 को अटेम्प्ट किया जाता है। इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। हिटलर और उसके फॉलोअर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर ट्रीजन का मुकदमा चलाया जाता है। ट्रायल के दौरान नाज़ीज के नेशनलिस्ट मैसेजेस के प्रति सिंपैथी रखने वाले एक जज हिटलर और उसके साथियों को वाइमार रिपब्लिक के प्रति ओपन कंटेम्प्ट शो करने की अनुमति दे देता है। इस तरह हिटलर की पॉपुलैरिटी कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक नेशनल फिगर बन जाता है। कानून के अनुसार तो हिटलर को डिपोर्ट किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो जर्मन सिटीजन नहीं बल्कि ऑस्ट्रियन सिटीजन था। लेकिन जज इस कानून की अनदेखी करते हुए उसे सिर्फ मिनिमम सेंटेंस यानी कि सिर्फ 5 साल जेल की सजा सुनाता है। जेल में रहते हुए हिटलर अपनी आत्मकथा माइन काम्फ लिखता है। इस किताब में उसके रेसिस्ट विचार और जर्मनी को लेकर उसके प्लान्स डिटेल में लिखे गए हैं। हिटलर सिर्फ 9 महीने ही जेल में रहता है। उसकी बाकी का टर्म सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कि 1925 में हिटलर जेल से बाहर आ चुका था और एक बार फिर नाज़ी पार्टी को कंट्रोल करने लगा था। कू ने उसे एक सबक जरूर सिखा दिया था कि आर्म्ड अपराइजिंग की कोशिश करना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए नाज़ीज अब वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू असेंबल और फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके जर्मनी का कंट्रोल हासिल करने में लग जाते हैं। हालांकि इस बीच जर्मनी की इकोनॉमी कुछ सुधरने लगी थी। 1928 आते आते जर्मनी वॉर से रिकवर कर चुका था और उसका बिजनेस बूम पर था। इस वजह से बहुत कम जर्मन्स हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी द्वारा फैलाई जा रही हेट्रेड में दिलचस्पी रख रहे थे। इसका एक उदाहरण हमें 1928 के इलेक्शंस में देखने को मिलता है, जब नाज़ीज को सिर्फ 2% वोट ही मिलते हैं। लेकिन अगले ही साल 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद कंडीशंस कुछ इस तरह बदलती हैं कि हिटलर का पावर में आना आसान हो जाता है। टर्न ऑफ टाइड्स इन हिटलर्स फेवर। हिटलर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती अगर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन न हुआ होता। जर्मन इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू ही कर रही थी कि उसे डिप्रेशन का झटका लग जाता है, जिसके बाद हालात और खराब हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर पहुंच जाता है। इंडस्ट्रीज में लेबर अनरेस्ट बढ़ने लगता है। बिजनेसमैन को डर सताने लगता है कि जर्मनी में भी कहीं कम्युनिस्ट्स पावर में न आ जाएं। जर्मनी की आम जनता वर्षों से चल रही इंस्टेबिलिटी से फ्रस्ट्रेट होने लगती है। वो किसी भी तरह एक स्थायी और स्ट्रांग सरकार चाहती थी। ऐसे में हिटलर का प्रोपेगेंडा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने लगता है। अपनी स्पीचेस के द्वारा वो जर्मन्स को एक सपना दिखाने लगता है जिसमें उनकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जर्मनी फिर से एक महान राष्ट्र बन जाएगा। कम्युनिस्ट्स का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। चारों तरफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने लगेगी। नाज़ी पार्टी वर्क, फ्रीडम एंड ब्रेड के स्लोगन के साथ अपना कैंपेन चलाती है। बहुत से लोगों के लिए नाज़ीज डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म का एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बन जाते हैं। इन लोगों में वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की ग्रोथ से घबराए हुए थे। इसलिए ये नाज़ी पार्टी को फंड्स भी देते हैं। इस तरह नाज़ीज की पॉपुलैरिटी एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगती है। अब सिर्फ हिटलर का पावर में आना ही बाकी था। हिटलर्स फाइनल असेंट टू पावर। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद बने हालात की वजह से 1930 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नाज़ीज और कम्युनिस्ट्स दोनों को ही बड़ी संख्या में वोट्स मिलते हैं, लेकिन किसी के पास गवर्नमेंट फॉर्म करने लायक मेजॉरिटी नहीं थी। इसी बीच 1932 में हिटलर जर्मन सिटीजनशिप हासिल कर लेता है, जिससे वो आने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो सके। हिटलर के ओपोनेंट्स में कम्युनिस्ट कैंडिडेट अर्नस्ट थैलमन और इंडिपेंडेंट कंजर्वेटिव इनकम्बेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग थे। इलेक्शन में 84% वोटर्स अपना वोट डालते हैं और प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग को ही री इलेक्ट करते हैं। हिटलर सेकंड पोजीशन पर रहता है। प्रेसिडेंट इलेक्शंस के 4 महीने बाद ही जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटाग के लिए इलेक्शंस होते हैं और यहां नाज़ी पार्टी की पॉपुलैरिटी और बढ़ती नजर आती है।
लेजिस्लेचर में 37% सीट्स पर उसकी जीत होती है और नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी सोशल डेमोक्रेट्स के मुकाबले इनके पास 75 सीट्स ज्यादा थीं, लेकिन 37% सीट्स के साथ गवर्नमेंट तो फॉर्म नहीं की जा सकती थी। अगर इस समय बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आकर कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती तो नाज़ी पार्टी सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी बनकर रह जाती। दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बाकी पार्टीज के बीच कोई यूनिटी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जर्मनी को आर्थिक मंदी से उबार पाने में लगातार असफल साबित हो रहे थे, जिस वजह से जनता के बीच उनके लिए सपोर्ट कम होता जा रहा था। ऐसे में जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग और फॉर्मर चांसलर पैपन हिटलर के साथ एक डील करने का फैसला करते हैं, क्योंकि हिटलर के पास पॉपुलैरिटी थी जिसकी जरूरत हिंडनबर्ग को इस समय ज्यादा थी, और उनके पास पावर थी जो कि हिटलर को चाहिए थी। हिंडनबर्ग के एडवाइजर्स को लगता था कि पावर में आने के बाद हिटलर के व्यूज मॉडरेट हो जाएंगे। उनका ऐसा भी मानना था कि वो इतने समझदार और पावरफुल हैं कि हिटलर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही वो ये भी मानकर चल रहे थे कि हिटलर भी डिप्रेशन को कंट्रोल करने में असफल ही रहेगा और तब वो नेशन के सेवियर की तरह आगे आएंगे। इस तरह हिटलर की पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाएगी। यही सब सोचकर 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हिंडनबर्ग और पैपन जैसे उनके सलाहकार यहां बिल्कुल गलत साबित होते हैं। इस तरह हिटलर ना तो इलेक्ट होकर पावर में आता है और ना ही किसी रेवोल्यूशन की मदद से, बल्कि उसे तो जर्मनी के पॉलिटिकल लीडर्स तोहफे के रूप में सत्ता सौंप देते हैं। हिस्टोरियन कर्शॉ बताते हैं कि जनरल लुडेनडॉर्फ, जिसने 1923 के म्यूनिक पुच के समय हिटलर का साथ दिया था, वो हिंडनबर्ग को लिखते हैं कि तुमने हमारे होली जर्मन फादरलैंड को आज तक के सबसे बड़े डेमागोग के हवाले कर दिया है। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये आदमी राइख को खत्म कर देगा और हमारे देश को ऐसी मिजरी में ला देगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुमने जो किया है उसके लिए आने वाली जेनरेशंस तुम्हारी कब्र में भी तुम्हें कोसेंगी। जनरल लुडेनडॉर्फ के ये शब्द आने वाले समय में बिल्कुल सच साबित होते हैं। चांसलर बनने के बाद हिटलर किस तरह मौके का फायदा उठाकर पावर को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करता है, आइए वो जानते हैं। हिटलर बिकम्स डिक्टेटर। 1933 में हिटलर नेशनल सोशलिस्ट्स और नेशनलिस्ट्स की कोalition गवर्नमेंट के तहत जर्मनी का चांसलर बन चुका था, लेकिन वो इससे भी खुश नहीं था, क्योंकि 11 कैबिनेट पोस्ट में से सिर्फ 3 ही नाज़ीज के पास थी। इसलिए ओवरऑल मेजॉरिटी की आशा में वो फिर से जनरल इलेक्शन कंडक्ट करने की जिद करता है। ये इलेक्शन कैंपेन काफी वायलेंट रहता है, क्योंकि नाज़ीज अब पावर में भी थे, इसलिए वो स्टेट मशीनरी का पूरा यूज करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़े जर्मन स्टेट प्रशा का इंटीरियर मिनिस्टर हर्मन गोरिंग को बना दिया गया था, जो कि एक लीडिंग नाज़ी था। इसका मतलब था कि वो पुलिस को कंट्रोल कर रहा था। उसने सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की जगह रिलायबल नाज़ीज को लगा दिया। इसके साथ ही 50,000 ऑक्सिलियरी पुलिसमैन को भी बुला लिया गया, जिसमें से ज्यादातर नाज़ी पार्टी की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टर्मअबटाइलुंग यानी कि एसए या स्टॉर्म ट्रूपर्स को बिलोंग करते थे। इन्हें ऑर्डर दिया गया था कि कम्युनिस्ट्स और स्टेट के बाकी दुश्मनों के अगेंस्ट किसी भी तरह की मर्सी न दिखाई जाए। यहां तक कि इन्हें फायरआर्म्स यूज करने का अधिकार भी दे दिया गया था। नाज़ीज और नेशनलिस्ट्स की मीटिंग तो आराम से होने दी जाती थी, लेकिन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पॉलिटिकल मीटिंग्स में हंगामा कर दिया जाता था, स्पीकर्स को मारा जाता था और पुलिस सिर्फ देखती रहती थी। नेशनलिस्ट इस सब के बीच शांत रहते हैं, क्योंकि वो नाज़ीज का यूज करके कम्युनिज्म को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। इसी बीच 27 फरवरी की रात को राइख्सटाग में आग लग जाती है। कहा जाता है कि इस आग को एक यंग डच एनार्किस्ट मैरिनस वैन डर लूब ने लगाया है। उसको अरेस्ट किया जाता है और ट्रायल के बाद एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एसए को वैन डर लूब के प्लान्स के बारे में पता था, लेकिन इसके बाद भी वो उसे रोकते नहीं हैं, बल्कि खुद भी कुछ जगह पर आग लगा देते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन कम्युनिस्ट को ब्लेम करने की थी। इसे लेकर कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन जो भी हुआ हो, हिटलर इस मौके का पूरा फायदा उठाता है,
और कम्युनिस्ट्स का डर और ज्यादा बढ़ा देता है। इसको मुद्दा बनाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है। करीब 4000 कम्युनिस्ट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस सब के बाद भी 5 मार्च के इलेक्शन में नाज़ीज ओवरऑल मेजॉरिटी जीतने में कामयाब नहीं होते। 647 सीट्स में से नाज़ीज को 288 सीट्स ही मिलती हैं, यानी कि मेजॉरिटी नंबर 324 से 36 सीट्स अभी भी कम थी। नेशनलिस्ट को 52 सीट्स पर जीत मिलती है, यानी कि हिटलर अभी भी पैपन और हिंडनबर्ग के सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट था। हिटलर इलेक्शंस के नतीजों से खुश नहीं था। वो नाज़ी पार्टी के अलावा किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता था। राइक्सटाग फायर के बाद प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग अभी भी शॉक में ही थे। ऐसे में हिटलर उन्हें कन्विंस करने में कामयाब रहता है कि कम्युनिस्ट अपराइजिंग को रोकने के लिए इमरजेंसी लेजिस्लेशन बहुत जरूरी है। इस लेजिस्लेशन को इनेबलिंग लॉ कहा जाता है। 23 मार्च 1933 को इसे फोर्सफुली राइक्सटाग में पास करा लिया जाता है और इसी से हिटलर की पावर को लीगल बेसिस मिलता है। इस लॉ के अनुसार गवर्नमेंट अगले 4 साल तक बिना राइक्सटाग से अप्रूवल लिए कोई भी लॉ पास कर सकती थी। कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह इग्नोर कर सकती थी। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट्स साइन कर सकती थी। सभी लॉज चांसलर के द्वारा ही ड्राफ्ट किए जाने थे। कहने का मतलब यह हुआ कि हिटलर अगले 4 साल तक जर्मनी के डिक्टेटर की तरह काम कर सकता था, क्योंकि अब उसकी मर्जी ही कानून बन सकती थी। इसलिए वो इन 4 सालों को जल्द ही इनडेफिनिट पीरियड में बदल लेता है और 1945 में अपनी मृत्यु तक जर्मनी को एक डिक्टेटर की तरह रूल करता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक सोल्जर की तरह अपने करियर की शुरुआत करने वाला हिटलर आगे चलकर जर्मनी का निरंकुश शासक बन जाता है। इसके बाद वो किस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करता है उसे हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। हां, इतना जरूर कह सकते हैं कि उसकी पॉलिसीज की वजह से जर्मनी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी भयानक घटना से गुजरना पड़ता है।